डर्टी बॉम्ब क्या है? एक्चुअल में जो रसिया है उसने क्लेम किया था या फिर उसे वो फियर था कि यूक्रेन उसके ऊपर डर्टी बॉम्ब से हमला कर सकता है। तो इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे ये जो डर्टी बॉम्ब है इसका मतलब क्या हो जाता है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और आप सभी का स्वागत है साइंस बाय आयुष सर यूट्यूब चैनल। तो आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डर्टी बॉम्ब है इसका मतलब क्या हो जाता है। क्या ये न्यूक्लियर बॉम्ब से अलग है या फिर नॉर्मल एक्सप्लोजन बम से? क्या ये किस तरीके से अलग है? इसके अंदर क्या रेडियो एक्टिव मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं? तो इन सभी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले समझें कि जो डर्टी बॉम्ब है एक्चुअल में इसका जो फॉर्मल नेम है इसका रेडियोलॉजिकल डिस्पर्जल डिवाइस, RDD, मतलब रेडियोलॉजिकल डिस्पर्जल डिवाइस। यानी कि नाम से ही पता चलता है कि ये ब्लास्ट होने के बाद रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को डिस्पर्स कर देगा अपने चारों तरफ। ठीक है, उसके बाद क्या, अ डर्टी बॉम्ब इज अ डेंजरस डिवाइस दैट कंबाइंस रेगुलर एक्सप्लोसिव्स लाइक अ बॉम्ब विथ मटेरियल्स दैट कैन मेक पीपल सिक बिकॉज दे गिव ऑफ हार्मफुल रेडिएशन। मतलब जो डर्टी बॉम्ब है इसके अंदर रेगुलर एक्सप्लोसिव्स तो होते ही है, जैसे एक बॉम्ब के अंदर होता है। एक नॉर्मल बॉम्ब कहीं पर ब्लास्ट करना हो तो वो उसके पावर से, ठीक है, वो उसके इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा कि उसके अगल बगल के जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे वो सभी तो अफेक्टेड होंगे। लेकिन इसके अलावा जो डर्टी बॉम्ब है इसके अंदर कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जैसे कि थोरियम हो गया, ठीक है, यूरेनियम, ऐसे सब्सटेंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि ये मटेरियल्स इन्वायरमेंट में पूरा मिक्स हो जाते हैं। जब इन्वायरमेंट में ये मिल जाएंगे तो ये हार्मफुल रेडिएशंस लगातार एमिट करेंगे। मतलब कहने के लिए तो ब्लास्ट हुआ एक नॉर्मल बॉम्ब की तरह, रेगुलर एक्सप्लोसिव की तरह, लेकिन उसके बाद जब उस एक्सप्लोजन के बाद जो रेडिएशंस निकले वो रेडिएशंस थे हार्मफुल। आप कह सकते हो उसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस थे जिसके कारण रेडिएशन निकलेगा और रेडिएशन के कारण कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो ये है डर्टी बॉम्ब और इसका नाम क्या है, फॉर्मल नेम? इसका फॉर्मल नेम है रेडियोलॉजिकल डिस्पर्जल डिवाइस। ठीक है, अब आगे समझते हैं इसके बारे में। ये जो डर्टी बॉम्ब है इसके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती है। इसके साथ है व्हेन इट गोज अप इट कैन हर्ट पीपल एंड स्प्रेड दीज हार्मफुल मटेरियल्स मेकिंग द एरिया अनसेफ। दीज हार्मफुल मटेरियल्स का मतलब है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। मतलब क्या हो गया कि जब ये ब्लास्ट होगा तो नॉर्मल, मतलब जो भी आसपास के लोग हैं वो तो हर्ट होंगे ही, वो सारे ब्लास्ट में उन सब वो तो उनको नुकसान तो होगा ही। इसके अलावा ये जो हार्मफुल मटेरियल्स रिलीज़ करेंगे इसके कारण आप कह सकते हैं कि बहुत सारे डैमेजेस, डिजीजेज होने के चांसेस हो सकते हैं। इट इज़ नॉट एज पावरफुल एज बिग न्यूक्लियर बम, यानी कि न्यूक्लियर बम के इतना तो पावरफुल नहीं होता, बट इट कैन स्टिल काउज अ लॉट ऑफ डैमेज। और इसके कारण डैमेज तो बहुत ज़्यादा होगा ही और जो लोग हैं आसपास वो भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मतलब एक तरीके से पैनिक क्रिएट करने के लिए बोला जाता है कि इस जगह पर एक डर्टी बॉम्ब गिराया जा सकता है ताकि लोग डर जाएं। वहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो सभी, उन्हें डराने के लिए ऐसा बोला जाता है कि वो डर्टी बॉम्ब अटैक करने वाले। अब समझते हैं कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब है और जो डर्टी बॉम्ब है इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरीके से एक डर्टी बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब से अलग हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है पावर। पावर किसका ज़्यादा होगा, हमें पता होनी चाहिए कि न्यूक्लियर बम इज मच मोर पावरफुल दैन डर्टी बॉम्ब। ठीक है, तो सबसे पहले अगर न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करें तो इसमें क्या होता है, इनॉर्मस डिस्ट्रक्टिव फोर्स थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो जहाँ पर न्यूक्लियर बम ब्लास्ट होगा वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। ठीक है, इसके कारण आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है बहुत ही ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन होगा। वहीं पर अगर डर्टी बॉम्ब की बात करें तो ये है ट्रेडिशनल एक्सप्लोजन विथ डिस्पर्जन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। मतलब जैसे एक नॉर्मल एक्सप्लोजन होता है, ट्रेडिशनल एक्सप्लोजन, जैसे एक धमाका बम धमाका होता है, ठीक है, उसी तरीके से ये भी धमाका होगा। बस इसके साथ खास बात ये है कि उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल्स मिले होंगे। अब रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के बारे में अगर आपको नहीं पता कि क्या क्या कैसे कौन से मटेरियल्स होते हैं तो इस आप कह सकते हैं प्लेलिस्ट में हमारा एक वीडियो है, आप उस पर ज़रूर देख लें कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स क्या है। ठीक है, जनरली रेडियो एक्टिव मटेरियल्स मतलब वैसे मटेरियल्स होते हैं जिससे रेडिएशंस निकलते हैं और वो रेडिएशन ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा अगर बात करें रेडिएशन की, तो रेडिएशन के बेसिस पर न्यूक्लियर बॉम्ब और डर्टी बॉम्ब कैसे अलग है। न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ क्या है, इसमें ये इंटेंस रेडिएशन एमिट करता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन एमिट करता है और इसके साथ साथ इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत इमीडिएट, मतलब तुरंत ही जैसे ही न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होगा उसी टाइम पर
एटमॉस्फेयर में, उसके आसपास के रीजन में बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन निकल जाएगा और वो बहुत बड़े लेवल पर होगा। लेकिन वही डर्टी बॉम्ब की बात करें, ये लोकलाइज्ड रेडिएशन होता है। लोकलाइज्ड मतलब जिस जगह पर गिरा उसी के कुछ मीटर्स के रेंज में जो रेडिएशन है वो होगा, रिजल्टिंग इन लिमिटेड हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स। मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब में जितने बड़े स्केल पर आप कह सकते हैं नुकसान होगा, उससे कम, आप कह सकते हैं कम एरिया में डर्टी बॉम्ब जो है वो नुकसान करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई पावर की और दूसरी रेडिएशन की। अब आगे देखते हैं, जो थर्ड पॉइंट होगा हमारा वह इंटेंट की। तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसका इंटेंट क्या होता है, इसमें होता है मास कैजुअलिटीज, मतलब बहुत ही ज़्यादा नंबर में डेथ्स होते हैं, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, बहुत बड़े लेवल पर अगर डिस्ट्रक्शन करना हो तो फिर वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ किया जाता है। वहीं पर अगर डर्टी बॉम्ब की बात करें, इट क्रिएट्स फियर। फियर मतलब अगर किसी जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर अगर आपको डर पैदा करना है, ठीक है, जो नॉर्मल लाइफ चल रही है किसी एक स्पेसिफिक एरिया की, उसे डिस्टर्ब करना चाहते हैं। बिल्कुल मान लीजिए कोई आर्मी का कोई प्लेस है जहाँ से आपको ऐसा खतरा लगता है कि यहाँ से अटैक किया जा सकता है, तो वहाँ के नॉर्मल लाइफ को डिसरप्ट कर देना, वहाँ के जो स्पेसिफिक एरिया के जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, उसे कंटामिनेट कर देना, मतलब पूरे तरीके से रेडियो एक्टिव बना देना उसे। ठीक है, तो इन सब के लिए यूज़ किया जाता है डर्टी बॉम्ब। वहीं पर अगर कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वहाँ पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसके लिए बहुत ही कम्प्लेक्स, हाईली कम्प्लेक्स जो है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की ज़रूरत हो जाती है। ठीक है, एडवांस साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के लिए। वहीं पर जो डर्टी बॉम्ब है वहाँ पर उसे बनाने के लिए बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी की, क्योंकि जो नॉर्मल एक ब्लास्ट होता है वही करवाना होता है, बट इसके साथ एक्सप्लोसिव का नॉलेज होना ज़रूरी है और उसको जो वो बना रहा है डर्टी बॉम्ब उसे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का एक्सेस भी होना चाहिए, यानी कि उसके पास ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स अवेलेबल होना चाहिए जिसके हेल्प से वो पर्सन या फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डर्टी बॉम्ब को बना सकती है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं आप कह सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब और डर्टी बॉम्ब में। और पांचवा जो डिफरेंस है वो होता है मटेरियल्स, कि कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ होते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब में। इसमें होते हैं कंट्रोल्ड न्यूक्लियर मटेरियल्स, मतलब एग्जैक्ट न्यूक्लियर मटेरियल्स जो है न्यूक्लियर बॉम्ब के बनाने के लिए वो चाहिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में। वहीं पर जो डर्टी बॉम्ब है वहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स वहाँ भी यूज़ होते हैं, लेकिन वो अलग अलग सोर्सेज, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिसिन्स वगैरह में कुछ तरीके के रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ सबसे कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आते हैं, तो उन सब का यूज़ किया जाता है डर्टी बॉम्ब बनाने के लिए। कोई अलग से मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन वहीं पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वहाँ पर कंट्रोल्ड न्यूक्लियर मटेरियल्स, यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल्स जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो ये 5 बेसिक डिफरेंसेस हैं न्यूक्लियर बॉम्ब और डर्टी बॉम्ब के बीच। तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से डर्टी बॉम्ब एक न्यूक्लियर बॉम्ब से अलग है। आइए अब आगे समझते हैं। आगे समझना हमें है कि एक जो डर्टी बॉम्ब किसी रीजन पर गिराया जाता है या ब्लास्ट एक्सप्लोड किया जाता है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, मतलब क्या क्या घटनाएं हो सकती है अगर डर्टी बॉम्ब किसी जगह पर गिर जाए। तो सबसे पहला होगा इमीडिएट इंजरीज एंड फैटेलिटीज़। ये तो होना ही है, कहीं पर भी अगर किसी रीजन में एक्सप्लोजन होता है, धमाका होता है, तो वहाँ पर उस जगह पर इंजरीज और फैटेलिटीज़ होंगी। तो क्या बोला जा रहा है, द कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव कंपोनेंट ऑफ अ डर्टी बॉम्ब कैन काउज इंजरीज एंड इवन फैटेलिटीज़ डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज एंड लोकेशन। तो ये जो डर्टी बॉम्ब गिराया जाता है, उस डर्टी बॉम्ब में जितना एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होगा वो उतने रीजन को अफेक्ट करता है, उतने रीजन को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, और उसके कारण कई सारे इंजरीज भी होते हैं। ठीक है, फैटेलिटीज़, कई लोगों की मौत भी हो जाती है उस डर्टी बॉम्ब के वजह से। दूसरा क्या है, दूसरा होता है रेडिएशन एक्सपोजर। अब ये चीज़ जो है ना, ये नॉर्मल एक्सप्लोसिव जो नॉर्मल धमाका होता है कहीं पर, उससे अलग हो जाता है ये डर्टी बॉम्ब। इसमें रेडिएशन भी निकलते हैं क्योंकि इसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को भी डाल दिया जाता है। तो द रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स इन अ डर्टी बॉम्ब कैन एक्सपोज इंडिविजुअल्स टू आयोनाइजिंग radiation. Inhaling or ingesting these radioactive particles can lead to acute radiation sickness which can cause nausea, vomiting, skin burns and severe cases death. देखिए, जो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के कारण तो जो लोग मरेंगे वो तो अलग है। अब जो रेडिएशन, उसके अंदर से जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स निकलते हैं उसके एक्सपोजर से, यानी कि वो रेडिएशन अगर किसी ने सांस लेकर वो रेडिएशन चला गया, उस तरीके के रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स किसी ने
सांस ले लिया या किसी के शरीर के अंदर चला जाए तो उसके कारण कई तरह की बीमारियां हो सकती है, जैसे कि नौजिया हो सकता है, उसे चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा, वोमिटिंग होगा, स्किन्स बर्न हो जाएंगे, स्किन जलने लगेंगे, और साथ में अगर बहुत ज़्यादा ही रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स उसके बॉडी के अंदर चले गए तो फिर उसके कारण उसका डेथ भी हो सकता है। तो ये जो दो है ये बहुत मेजर कंसिक्वेंस है डर्टी बॉम्ब्स की, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें, थर्ड अगर कंसिक्वेंस की बात की जाए तो थर्ड है कंटामिनेटेड एरिया। तो जहाँ पर भी डर्टी बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स थे, वो पूरा ही एरिया, ठीक है, जितना भी एरिया है वो सारा कंटामिनेटेड हो जाता है, यानी कि उन सब में रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स से वो घिर जाता है, जिसके कारण अगर कोई दूसरा पर्सन भी पहुँचे वो एक्सप्लोजन धमाका होने के बाद भी, तो वहाँ पर भी हेल्थ के इफेक्ट्स होने के चांसेस हो सकते हैं। चौथा है लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स, यानी कि जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर किसी जगह पर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स वहाँ के एयर में मिल जाए तो बहुत ही लॉन्ग टर्म तक आप कह सकते हो कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को लगातार बीमारियाँ होती रहती है, और साथ में वहाँ पर कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसिक्वेंस है डर्टी बॉम्ब का। एक तो उस टाइम पर होगा, उसके बाद उसके रेडिएशन से कुछ बीमारियां होंगी, और लंबे समय तक वहाँ उस जगह पर रहने वाले लोगों को बीमारियां होती रहेंगी, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के जो रेडिएशंस हैं या जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है। इसके कारण ये सारे कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पाँचवा कंसिक्वेंस हो सकता है, आप कह सकते हो, फियर एंड पैनिक। सबसे इम्पॉर्टेंट जो डर्टी बॉम्ब का इम्पैक्ट है ना वो साइकोलॉजिकल है, मनोविज्ञान, दिमाग पे चलता है कि जो लोग हैं वहाँ पर ऐसा फैला दिया जाए कि यहाँ पर डर्टी बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है या ऐसा होगा, तो वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। द पब्लिक में एक्सपीरियंस फियर, पैनिक एंड एंग्जाइटी लीडिंग टू अ ब्रेकडाउन ऑफ सोशल एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर। एक बार इस तरीके का डर पैदा कर दिया गया किसी वहाँ के लोगों के अंदर कि यहाँ पर जो अभी बॉम्ब ब्लास्ट होगा वो हो सकता है कि डर्टी बॉम्ब हो, तो उसके कारण लोग जो है बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, जिसके कारण वहाँ उस पूरे जगह का जो स्ट्रक्चर है, सोशल और कम्युनिटी स्ट्रक्चर, वो पूरा ही ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट काम भी होता है, जैसे कोई एक कंट्री दूसरे पर अगर ये डर्टी बॉम्ब अटैक करना चाहे, ठीक है, तो उनका मेन टारगेट होता है कि वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर जो वहाँ पर व्यवस्था चल रही है ठीक तरीके से, उसे पूरे तरीक़ा से ब्रेक डाउन कर देना। उसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि वहाँ का जो बिज़नेस है वो पूरा डिसरप्ट हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा। प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वहाँ पर, वो कंटामिनेटेड एरियाज़ की, वो सब बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसका वैल्यू ख़त्म हो जाती है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसे जो उस जगह को क्लीन करने के लिए और उस जगह के रिकवरी के लिए जो खर्चे आते हैं वो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो ये सब आप कह सकते हैं कि ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये सब इफ़ेक्ट होता है जब भी किसी एक रीजन पर ये डर्टी बॉम्ब गिरा दिया जाए, ठीक है। इसके बाद और क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं? इन्वायरमेंटल डैमेज होगा, जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसके इकोसिस्टम को, वहाँ का जो वाटर सोर्सेज हैं, सॉइल है, ये सब ख़राब हो जाता है इस डर्टी बॉम्ब के कारण। क्यों? क्योंकि इस डर्टी बॉम्ब में प्रेजेंट है रेडियो एक्टिव मटेरियल, और ये रेडियो एक्टिव मटेरियल इन्वायरमेंट के साथ साथ वहाँ के सॉइल को, वहाँ का इकोसिस्टम को, वहाँ के वाटर सोर्सेज, इन सभी को वो बर्बाद कर देता है। उसके बाद 8वां है लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। ये जो सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स है किसी भी गवर्नमेंट की, तो उसके बाद जो है ये जो अगर डर्टी अटैक हो जाता है, डर्टी बॉम्ब अटैक, तो इसके कारण क्या हो जाता है? इसके कारण जो पब्लिक का ट्रस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो पब्लिक है वो ये क्वेश्चन लगातार पूछना शुरू कर देती है अपने अथॉरिटीज़ से कि क्या वो इसी के लिए उन्होंने ये गवर्नमेंट बनाई, इसी के लिए क्या उन्होंने ये जो कह सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट दिया कि वो उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो ठीक तरीके से उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते। इसके कारण कई जगह पर सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट भी देखने को मिल सकता है। तो ये सभी कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं डर्टी बॉम्ब अटैक के। इसके बाद कि ये जो डर्टी बॉम्ब अटैक है इसके रिस्क को रिड्यूस करने से कम करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? तो सबसे पहला है सिक्योरिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, यानी कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भेजे जाते हैं किसी जगह पर, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी एक कंट्री से किसी दूसरे जगह पर किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी हेल्थ फैसिलिटी वाले को दी जाए, तो उसका वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होने चाहिए। उसके लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और साथ में
जो भी ये मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जो भी जहाँ पर भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के नियम होने चाहिए ताकि इसका कोई दूसरा यूज़ ना किया जा सके। दूसरा, डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी होने चाहिए कि जो बॉर्डर पर जहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का ट्रांसफ़र होता है उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए, और साथ में ऐसा टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि जो तुरंत आसानी से उस रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को डिटेक्ट कर सके कि कहीं एक बॉर्डर से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो है बॉर्डर पर, वो ट्रांसफ़र तो नहीं किया जा रहा रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को, ठीक है। इसका गलत इस्तेमाल करने के लिए एक कंट्री दूसरे कंट्री को भेज रहे हों, तो इन सभी के लिए रूल्स होने चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग। उसके बाद जो तीसरा मेजर्स है वो आप कह सकते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी ज़रूरत होती है कि जो कंट्रीज़ है वो कोलैबोरेट करें न्यूक्लियर सिक्योरिटी के लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करें, ठीक है, और कुछ इस तरीके की प्रैक्टिस करें जिससे कि जो ये लगातार रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का ट्रैफिकिंग चल रहा है, अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लेते हैं लोग इस रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को, तो ये सभी चीज़ें ना हो पाए। और उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पब्लिक है उसे ज़रूर ये बताना चाहिए कि डर्टी बॉम्ब जो है उसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं, ठीक है, ताकि लोगों को ये अवेयरनेस रहे कि डर्टी बॉम्ब्स के कारण किस तरीके से लोगों को हानि पहुंच सकती है। साथ में वो किस तरीके से अगर सस्पिशियस एक्टिविटीज़ देखते हैं, किसी तरह का संदेहास्पद कार्य अगर कोई कर रहा है, ठीक है, कहीं पर आपको ऐसा शक हो कि इस जगह पर कोई डर्टी बॉम्ब बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, तो इन सभी के लिए कैसे रिपोर्ट करना है, ये सभी चीज़ें, ये जो है इसका एजुकेशन होना चाहिए पब्लिक को, ठीक है, ये बातें भी हैं। उसके बाद तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट वीडियो डर्टी बॉम्ब अटैक से लेकर, इसमें आप डर्टी बॉम्ब क्या है, ये कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब से अलग है, ठीक है, इसके लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आई होंगी, ठीक है। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।